हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में। RGVITI हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर बेस पे एनटीटी के कोर्सेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या है कि जनसंख्या के ऊपर विस्तृत पूर्वक चर्चा किया था, विस्तार से उसके बारे में देखा था, डिटेल से कि आखिर जनसंख्या क्या है और कैसे लोग उसका नियंत्रण कर सकते हैं, क्यों उसका नियंत्रण आवश्यक है, परिवार नियोजन क्या है। इन सब तथ्यों पे हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी। आज का हमारा टॉपिक है जनतंत्र, अर्थात तो इंग्लिश में बोल सकते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी क्या है, जनतंत्र क्या है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कि सारी शक्तियां किसके पास हो, जनता के पास हो, है ना। ऐसे शासन तंत्र या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कि सारी शक्तियां जनता के पास हो, ना कि किसी एक व्यक्ति के पास। जैसे कि राजतंत्र में क्या होता था कि एक राजा के पास सारी शक्तियां होती थी, अगर वो बोल दिया फांसी तो फांसी, अगर वो बोल दिया मौत की सजा तो मौत की सजा, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, दूसरा कोई उपाय नहीं था उसका। लेकिन जनतंत्र में ऐसा नहीं है। जनतंत्र में क्या है कि इसमें सारी शक्तियां किसके पास होनी चाहिए या होती हैं? जनतंत्र का तात्पर्य है कि इसमें सारी शक्तियां किसके पास, तो जनता के पास होती। ठीक है, तो भारत का क्या है कि भारत लगभग 350 वर्ष तक गुलाम रहा। इन 350 ईयर्स, लगभग इतने सालों तक गुलाम रहा। लगभग 150-200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, उसके पहले मुगलों ने शासन किया, तो लगभग 350 साल तक भारत का क्या है कि भारत गुलाम रहा। उसके पहले क्या था, तो उसके पहले भारत में भी राजतंत्र था, है ना, राजाओं का शासन था। जैसे हर्षवर्धन या यही सब कुछ अंतिम हिंदू शासक में तो लास्ट में वो हर्षवर्धन रहे। ऐसे लास्ट में और क्या वो रहा होगा शासक, मतलब मुगल के आने से पहले का। तो लगभग 350 साल की गुलामी के बाद का क्या है कि भारत में राजतंत्र का जो प्रथा था वो लगभग समाप्त हो गया, है ना। 1947 से हम लोगों ने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और उसके बाद से हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उन लोगों ने ये तय किया कि देश में राजतंत्र उपयोगी या उपयुक्त नहीं हो सकता है। देश में, हमारे देश के लिए जो सबसे अच्छा जो है तंत्र, वो क्या हो सकता है, तो डेमोक्रेसी अर्थात जनतंत्र, है ना। तो सभी लोगों ने मिलकर जनतंत्र की स्थापना भारत में की। और जनतंत्र का क्या है, तो जनतंत्र को इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी नाम से संबोधित करते हैं ना। डेमोक्रेसी जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है डेमोस, है ना, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। ठीक है, क्या है, डेमोस प्लस क्रेटोस। तो डेमोस का मतलब होता है जनता, ठीक, डेमोस का मतलब होता है जनता, और क्रेटोस का मतलब क्या होता है, शक्ति। शक्ति इक्वल टू क्या है, डेमोक्रेसी, अर्थात ऐसी शक्ति जो किसके पास हो, जनता के पास हो, है ना, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम लोग जनतंत्र, डेमोक्रेसी अर्थात जनतंत्र, है ना, जनतंत्र। अब हम लोग जनतंत्र के बारे में चलिए, अब ये चीजें काफी अच्छी बात है कि हमारे देश में राजतंत्र नहीं है, क्या है, जनतंत्र है। तो आखिर राजतंत्र नहीं है तो उसका फायदा है कि हर व्यक्ति इसमें अपना ओपिनियन रख सकता है, हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने विचार रख सकता है, अपने जो भी उसकी क्षमताएं हैं उसके अनुरूप वो कार्य कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, उसके लिए कोई सीमाएं निश्चित नहीं है। ये काफी अच्छी बात है। तो भाई इसके कुछ ना कुछ जो गुण हैं, इसके जो स्पेशल जो फीचर्स हैं, जो हम लोगों के लिए काफी लाभदायक आजकल हो रहे हैं, है ना। अन्य कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की जनतंत्र तो नाम के ही हैं, वहाँ क्या है, अभी भी एक विशेष रूलिंग पार्टी ही वहाँ रूल करती है। जैसे आपको चाइना में देख लीजिए, वहाँ क्या है कि नाम का, वहाँ डेमोक्रेसी का मतलब एक पार्टी है जो, हाँ ऐसे चुनाव वगैरह वहाँ फॉर्मेलिटीज ही है। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ की जो जनताएं हैं
वहां के जो पब्लिक है वो अपना कोई भी बात अपने तरीके से नहीं रख सकते। अगर सरकार ने किसी चीज के ऊपर अगर मना कर दिया तो फिर वो अपने किसी भी बात को वो नहीं रख सकते। तो वहां थोड़ा सा ये है। या फिर आप नॉर्थ कोरिया को भी देख सकते हैं। लेकिन भारत में ये काफी अच्छी बात है कि हमारे देश में अगर गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज के ऊपर मना भी किया है और अगर इसमें अधिकांश लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये मना किया हुआ गलत है, ये तरीका गलत है, इसमें ये चीज के लिए मना नहीं होना चाहिए था, मना नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को, तो उसको हम लोग अपोज कर सकते हैं, उन बातों का विरोध कर सकते हैं, उन बातों को हम गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। ये काफी अच्छी बात है जनतंत्र की। तो आइए हम लोग इसके कुछ गुण, कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं, पॉइंट बनाते हैं जनतंत्र की विशेषताएं। जनतंत्र की इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके हम लोग बारीकी से देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इससे तो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे भी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। या किसी भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री के अगर आप हैं तो आपको जानना के लिए आवश्यक ही हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें जो सबसे पहले इसका गुण है वो क्या, पहला गुण है कि इसमें सभी सदस्यों को समान अवसर मिलते हैं। सभी व्यक्तियों, सदस्यों या व्यक्तियों व्यक्तियों को समान अवसर सर है ना। अभी अभी हमने बताया कि इसमें क्या है कि सभी व्यक्ति को क्या है कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई एक व्यक्ति अपना मत नहीं रख सकता, दूसरा को मना नहीं कर सकता, है ना। अगर किसी चीज के ऊपर अपना ओपिनियन रख सकते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अपना ओपिनियन रख सकता है। दूसरा क्या है इसमें कि जनता के कल्याण को, है ना, जनता जिससे कि पब्लिक को फायदा हो, है ना, तो जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम इसमें डेमोक्रेसी में जो सपोज हम लोग कुछ मिनिस्टर वगैरह चुन देते हैं, उनमें से पीएम का सिलेक्शन हो जाता है। अब पीएम अपने मर्जी से नहीं कर सकता, वो वैसा ही डिसीजन वो ले सकता है, या सीएम हो स्टेट के लिए या पीएम हो कंट्री के लिए, वो सिर्फ वैसा ही डिसीजन ले सकता है जो कि जनता के लिए सर्वोपरि हो, जनता के दृष्टिकोण से, उनके फायदे के दृष्टिकोण से सबसे ऊपर रहा हो। और तीसरा जो इसका गुण है वो है क्या कि समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होने से असंतोष एवं क्रांति का भाव कम होता है। इसमें क्या है कि अगर सभी लोगों को लिख देते हैं कि सभी लोगों को, आसान शब्दों में, कि सभी लोगों को समान अवसर एवं, क्या है कि इसमें सभी लोगों को समान अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त होने से विरोधाभासी होने का कम आसार होता है, कम आसार होता है ना। अब जहां सभी लोगों के विचारों को सुना जाएगा, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उस
तंत्र में लोग विरोध कम करेंगे, है ना, उनकी जो विरोध की या संतोष की जो भावना है वो कम हो जाएगी। यानी विरोधाभासी होना मतलब क्या, जैसे कि असंतोष का कम रहेगा, है ना, या क्रांति वगैरह, जो क्रांति जो करते हैं कि नहीं हम बिगुल फूंक देंगे, ये करेंगे, वो सब चीजें क्या है कि बहुत कम मात्रा में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये थी कुछ विशेषताएं, और भी विशेषताएं हैं लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है सिर्फ उसी को देखेंगे। अब क्या है कि ये था जनतंत्र के गुण। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका जो कमी है, जो अवगुण, उन चीजों पर भी प्रकाश डालते हैं, क्योंकि सिर्फ गुण के बारे में जानने से नहीं होता, है ना, उसकी जो कमियां हैं उसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। जनतंत्र के अवगुण कि क्या क्या कमियां हैं, वो विशेषताएं थी, या इसमें अवगुण या कमियां जो भी आप लिख सकते हैं, तो इसके क्या क्या कमियां रही हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसमें जो पहला जो पॉइंट होना है वो क्या है, तो इसके कमियों में जो सबसे पहले क्या है कि अल्पमत के प्रभुत्व पाने की प्रवृत्ति, है ना, अल्पमत प्रभुत्व पाने अब ये क्या है भाई कि अल्पमत के प्रभुत्व पाने की प्रवृत्ति क्या है, तो अल्पमत मतलब ऐसा होता क्या है ना कि अक्सर हम लोग देखे हैं, आप लोग चुनाव में, खास करके जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा, और नहीं किया है तो आज से कर लीजिए, या ऐसे भी किसी भी स्टेट का अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहां आप लोग इस चीज को गौर करिएगा कि किसी भी मेजोरिटी पार्टी को, है ना, जो पार्टी अभी विनिंग पार्टी है, जो अभी सत्ता में है, उसके पास 50% से प्लस वोट नहीं होता है ना, उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% से ऊपर नहीं होता, जबकि कहा क्या गया है कि जनतंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था है जहां की बहुमत से लोग निर्वाचित होकर जाते हैं, बहुमत के लोगों की बात मानी जाती है। अगर 100 लोग अगर एक जगह बैठे हैं, अगर वहां पे अगर 51 लोगों का मानना है कि हाँ ये कार्य होना चाहिए, और 49 लोग अगर उसके विरोध में, तो 51 लोगों की बात मानी जाती है ना। लेकिन हमारे जनतंत्र की जो कमियां हैं वो क्या है कि 4 5 6 पार्टी हो गए, अब 6 6 पार्टियां आप चुनाव में अगर कूदी हुई है, तो उस कंडीशंस में होता क्या है कि कोई अगर एक पार्टी अगर 35% वोट पर भी अगर वो अपना अगर अधिक मतलब कब्जा कर लेता है, मात्र इतना 30-35% वोट पे कब्जा करने वाला पार्टी क्या होता है, वो सत्ता में आ जाती है। तो ये एक कमियां हैं। इसी को ये बोला गया है कि अल्पमत के प्रभुत्व पाने की प्रवृत्ति, अल्पमत में होते हुए भी, है ना, 100% के लिए मेजोरिटी कितना चाहिए, 100 लोगों के बीच में मेजोरिटी चाहिए 51%, लेकिन यहाँ होता क्या है 30% ही लाने वाले सत्ता में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कमी है कि हाँ सब कुछ ये कम रहते भर में भी, और वो आ जाते हैं सब ये रूलिंग पार्टीज में। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट, अब क्या है अल्पमत के प्रभुत्व पाने की प्रवृत्ति में, इसमें क्या है, इसको दो भागों में बांटकर हम लोग देखेंगे। क्या है कि नेताओं के प्रभुत्व पाने की प्रवृत्ति, और क्या है दूसरा कि नेता की उपेक्षा तथा उदासीनता। पहला है के कारण होता क्या है कि नेताओं प्रभुत्व, है ना, नेताओं का प्रभुत्व कि नहीं का कर देते हैं शॉर्ट में ही, नेताओं का प्रभुत्व रहता है। अब जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसके नेता थोड़ा अकड़ के रहते हैं, चौड़ा होके चलते हैं कि नहीं भाई हमारी तो भाई रूलिंग पार्टी है, हमारी गाड़ी जब भी पास हो रही है सिटी से, बाकी ट्रैफिक लॉक कर दो, सिर्फ हमारी गाड़ियां ही पास होगी, है ना। तो ये कंडीशंस हो जाता है। क्या ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है कि जब नेता जब पास हो रहा है तो भाई सारा ट्रैफिक लॉक, बस वो नेता जाएगा, होता है ना। ऐसे कई बार ऐसे ट्रैफिक में हम भी फंस चुके हैं, और लोगों की इसमें काफी परेशानियां होती है। और क्या होता है कि जनता का उदासीनता, है ना, जनता की उपेक्षा हो जाती है इसमें, जनता की उपेक्षा तथा
की उदासीनता। अब जनता की इसमें काफी उपेक्षा हो जाती है। कैसे होती है? तो जरा देखिए भाई, हम जिसको सेलेक्ट करके भेजे, जिसको निर्वाचित करके भेजे, वो जा रहा है राजा की तरह, वो जाएगा और हमारा ट्रैफिक लॉक रहेगा। या बहुत सा ऐसा चीज है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि जनता अपेक्षा रखती है कि हमने जिसको चुनकर भेजा है वो उसको पूरा करेगा। लेकिन होता क्या है कि नेता को पूरा नहीं करता। तो यहाँ पे जनता की उपेक्षा हो जाती है और इसके कारण उन उदासीनता की भावना जो है वो प्रकट हो जाती है। अब जो सेकंड जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है क्या, कि जनता का बौद्धिक स्तर निम्न, मतलब निम्न रहता है ना, निम्न स्तर का होता है। इसमें जनतंत्र में होता क्या है कि जनता का जो बौद्धिक स्तर होता है, जनता का बौद्धिक स्तर निम्न रहता है। का जो सोचने समझने का जो तरीका है वो क्या है, बहुत ही लो रहता है। हम लोग ज्यादा सोच ही नहीं पाते, डेमोक्रेसी के अंदर लोग ज्यादा सोच ही नहीं पाते और इस तरीके से मतलब अपना ये नहीं कर पाते। हम लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। ज्यादातर लोगों का यही सोच है कि जो ऐसी गवर्नमेंट चुनो जो कि हमें बस कुछ नहीं, ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं चाहिए, बस ऐसा है कि समय से 2 वक्त का खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और रहने का सही व्यवस्था हो जाए, बस इतना के लिए हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं। उससे आगे की कोई सोचता ही नहीं कि हाँ भाई आगे हेल्थ के लिए क्या सोचना है, एजुकेशन के लिए क्या सोचना है। इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा सोचकर कोई वोटिंग आज के टाइम में नहीं करता। बस इन्हीं चीजों के ऊपर इन लोगों का, जो भी लोग हैं हमारे देश में ज्यादातर नागरिक जो वोटिंग करने वाले हैं, वो सबसे बड़ी विडंबना है हमारे जनतंत्र की, हमारे देश की, कि लोग सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर ही वोटिंग करना जानते हैं, उसके ऊपर वो नहीं सोच पाते हैं। ठीक है। तीसरा जो है, निर्वाचित होने के बाद नेताओं का व्यवहार में परिवर्तन, है ना। निर्वाचित के बाद नेताओं के व्यवहार में परिवर्तन। अब जो नेता चुनकर ऊपर चला जाता है उसका क्या होता है कि वो, अब आप उससे जाइए मिलने के लिए कि हाँ भाई नेताजी तो हमारे क्षेत्र के हैं, हमने इनको चुनकर भेजा है, अब किसी काम के लिए जाइए उनसे मिलने, वो सीधे मना करवा देंगे कि नहीं नहीं, नेताजी अभी मीटिंग में है, नहीं आपसे मिलेंगे। भाई ऐसा क्या है कि ये डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आपने जिसको चुनकर भेजा है वो आपसे मिलने से परहेज करते हैं, गुरेज करते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि जनता की अज्ञानता। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बौद्धिक स्तर बहुत ही निम्न होता है, तो जनता की अज्ञानता। अब लोग शिक्षित उस मात्रा में है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें अज्ञानता, उनमें ज्ञान का अभाव है, तो अज्ञानता उनमें व्याप्त है। और जब तक जनता में अज्ञानता है, डेमोक्रेसी अपने पूरे रूप में, अपने रंग रूप में वो नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी का सही रूप में उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। और लास्ट है भ्रष्टाचार तथा शोषण। भ्रष्टाचार तथा शोषण। अब देखिए, हमने जिन नेताओं को चुनकर भेजा है, या जो लोग आसपास के जो लोग हैं थोड़े से भी अप्रोच वाले हैं, वो काफी भ्रष्ट होते चले गए हैं, है ना। उनका भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और क्या है, गरीब तबके के लोगों का शोषण होता जा रहा है। जो गरीब है वो गरीब ही होते चले जा रहे हैं और जो अमीर है वो और अधिक अमीर ही होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार तथा शोषण भी डेमोक्रेसी में आजकल देखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है हम लोगों के लिए कि डेमोक्रेसी होते हुए भी हम इन लोगों पे उचित रूप से रोकथाम या इन लोगों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और जब तक लोगों में अज्ञानता व्याप्त रहेगी, इस तरीके की चीजें, ये जो भ्रष्टाचार है, शोषण है, इनको नहीं रोका जा सकता। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने शिक्षा के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। और आप लोग जो टीचर, जो टीचिंग का ये कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, आप लोग को टीचर होने के नाते आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग इसके लिए जागरूक करें अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, जो भी आपके सानिध्य में बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनको आप लोग इसके लिए जागरूक करें कि हाँ भाई जनतंत्र वास्तव में है क्या, आप लोग किस तरीके से इसका जनतंत्र में रहना चाहिए,
का किस तरीके से उचित पालन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, इसका कुछ कमियों के बारे में हो गया, विशेषताएं हो गए, कमियां हो गई। अब हम लोग इसके क्या है कि इसको किस तरीके से जनतंत्र को सफल बनाया जा सके इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि जनतंत्र के सफलता हाँ, जनतंत्र किस प्रकार से सफल हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा तो इसको किस प्रकार से इसको सफल बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है कि हम लोगों में आपस में जो भी देश के नागरिक हैं, एक राष्ट्र में रहने वाले हैं या दूसरे राष्ट्र में भी रहने वाले हों, ऐसा नहीं कि अपने देश के लोगों के साथ ही दूसरे देश के लोगों के साथ भी प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हम लोगों में आपस में भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। लोगों में क्या है, भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। तो हम लोग तो आपस में कभी किसी चीज को लेकर उलझे रहते हैं, कभी किसी और चीज को लेकर उलझे रहते हैं, और नेता लोग इसी का फायदा उठाते हैं और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से कुछ न कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करके आपस में हम लोगों का झगड़ा करवाते रहते हैं, और वो लोग अपना काम नेता है अपना भ्रष्टाचार के लिए अपना काम करता रहता है। और क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता। हर आप अपना कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सके, इसकी ये सख्त मतलब आवश्यकता होती है। और है शिक्षा, थर्ड जो पॉइंट है हमारा, शिक्षा। लोगों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। अगर डेमोक्रेसी में अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप डेमोक्रेसी का सही अर्थ ही नहीं समझते, और होता क्या है कि आप फिर उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। और क्या है, और भी बहुत से सुझाव हैं, अन्य सुझावों में जैसे हम लोग, या फिर इसको इतना पे ही समाप्त करते हैं क्या कि और बहुत से ऐसे सुझाव हो सकते हैं, है ना, कि डेमोक्रेसी सही ढंग से चले, कि आप लोग सही नेताओं का चयन करिए, सही परिस्थिति अपने परिस्थितियों के हिसाब से चलिए, है ना, ये सब चीजें हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि जनतंत्र के बारे में आप लोग काफी कुछ जान रहे होंगे पहले से ही, और हमारे माध्यम से जरूर कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा आज के इस वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।